Okay, good evening to all. सॉल्व करने के लिए दिया था, सॉल्व कर लिया क्या? CA1 HA1 ओके, ठीक है, फिर डिस्कशन चालू करते हैं। CA1 में बोलो जो भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट। टू के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 कहाँ से लाएंगे अभी? सबके पास सेम बुकलेट है क्या? मुझे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं दिख रहा है। अच्छा, 4 पूछ रहे हो आप, 4 नंबर छूट गया था इसलिए आप पूछ रहे हो। 3 वाला पूछ लिया, किसी ने डाउट नहीं पूछा। 3 भी छूट गया, 3 भी पूछ सकते हो। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? n+1 C3 इक्वल्स टू 4 टाइम्स NC2। ठीक है, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर दूंगा जो मुझे ठीक लगेंगे क्वेश्चन। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी लगा के क्या करेंगे, कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, n+1 बाहर निकाला। ठीक है, टाइप करना बंद कर दो, अभी इधर ध्यान दो सब, मैं अपने हिसाब से सब डिस्कस कर दूंगा। इधर से हमने n+1 बाहर निकाला, इधर से हमने 3 बाहर निकाला, तो क्या बच गया? यहाँ पे बचा n और यहाँ पे बचा 2। प्रॉपर्टी सबको याद होनी चाहिए, NC2 से NC2 कैंसिल हो गया, तो n+1 इक्वल्स टू आ गया 12। तो यहाँ से n इक्वल्स टू आ गया 11। जब मैं नोट करने के लिए कहूंगा तब नोट कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में तो डायरेक्ट हो गया, n इक्वल्स टू 20, 12 और 8 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 15C4 और यहाँ लिखा है n+5C5 और यहाँ पे आ गया 16C5। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एडिशन वाली, यहाँ पे 15 है, यहाँ भी अगर 15 होता तो यहाँ 16 आना चाहिए था, और यहाँ आंसर में 16 आ रहा है, और नीचे जो बड़ा नंबर है वो भी आ रहा है, और नीचे 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर सेम नंबर लिखा होना चाहिए, तभी ये आंसर 16C5 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 15 लिखा होना चाहिए था, तो यहाँ पे लिखा n+5 और लिखा होना चाहिए था 15, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 10। ठीक है, ये बहुत ही फालतू फालतू सवाल है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से इन दोनों की वैल्यू सेम दी गई है, तो अगर सेम दी गई है तो ये जो r+3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट्स, और ये दूसरे साइड लिखा है हमारे पास 2r-3, इन दोनों का एडिशन 15 होना चाहिए, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये कल मैंने देखा था। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3r इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल्स टू 5। फिर मैंने एक और बताया था, इसमें मैंने बताया था अगर ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, ये नंबर और ये नंबर अगर इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है सेम चीज 2 बार लिख दी है, तब तो फिर वो इक्वल होगी। तो यहाँ से देखेंगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 6, तो 2 आंसर आएंगे, r इक्वल्स टू 6 और r इक्वल्स टू 5। ठीक है, जिसके जो भी डाउट है अपने हिसाब से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5।
नोट हो जाए तो बता देना। ओके, ठीक है, सबका नोट हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में देखो क्या है, इसमें लिखा है NCR+1 और यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। 2 टाइम्स का मतलब होता है सेम चीज को 2 बार ऐड करो, प्लस NCR-1। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे सेम नंबर लिखा है, तो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगा। प्रॉपर्टी लगेगा तो यहाँ से N+1 आ जाएगा और नीचे जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा, तो बड़ा नंबर है R+1। यहाँ यहाँ सेम नंबर लिखा है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में प्रॉपर्टी लग जाएगा। ऊपर आ जाएगा N+1 एक ज्यादा, नीचे जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा, तो बड़ा नंबर है R। फिर यहाँ और यहाँ सेम लिखा है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा N+2C, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है कौन सा, C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग ध्यान से समझते रहो, बाद में नोट कर लेना। इसमें लिखा है 14C4। इसके बाद समेशन दिया है, इस समेशन को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले J की वैल्यू रखी जाएगी 1। J की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 17C3। फिर J की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 16C3। फिर J की वैल्यू 3 रखेंगे तो आएगा 15C3। फिर J की वैल्यू 4 रखेंगे तो आएगा 14C3। यहाँ और यहाँ सेम नंबर लिखा है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आएगा 15C, ये 4 है तो 4 बड़ा नंबर है इन दोनों में, तो 4 आएगा। अब इसको इसके साथ देख, यहाँ और यहाँ सेम लिखा है और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो फिर से ऐड हो जाएंगे। ये 15 का हो जाएगा 16 और नीचे 3 और 4 में जो बड़ा नंबर है वो है 4। फिर इसके साथ देखते हैं, यहाँ और यहाँ सेम नंबर लिखा है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो फिर से ऐड हो जाएंगे। तो ये 16 का हो जाएगा 17 और नीचे 3 और 4 में 4 बड़ा है। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो फिर सेम नंबर लिखा है 17, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 18C। 3 और 4 में जो बड़ा नंबर है वो है 4। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा सबको ऐड करने के बाद 18C4। ठीक है, जिसका डाउट है वो नोट कर सकता है इसको। ओके, ठीक है, सबका नोट हो गया। हम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन देखो, चारों क्वेश्चन सिमिलर हैं जो ऊपर हम सॉल्व करके आए हैं, इससे देख सकते हो एक बार। चारों क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो होम असाइनमेंट में कोई डाउट होना नहीं चाहिए।
ठीक है, सारे डाउट खत्म हो गए। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, हेडिंग लिखो पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल में क्या होता है, ये मैथमेटिशियन थे पास्कल। इन्होंने एक मतलब एक ट्रायंगल टाइप का एक कुछ तो प्रोसीजर बताया था इन्होंने, जो बाद में बायनोमियल थ्योरम में यूज हुआ। बाद में ये पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से ये फेमस हो गया। तो इसमें क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे एक नंबर लिखो 1। 1 मान लो, कोई तो एक कोई चीज है हमारे पास, मान लो तो 1 यूनिट है वो। फिर बोले वो, फिर यहाँ भी लिखो 1 और फिर यहाँ भी लिखो 1। फिर स्टार्टिंग करना है हमें 1 से, तो फिर हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, देखते जाना एक बार ध्यान से। लेफ्ट कॉर्नर में हमें 1 से स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे ये 1 लिखा है और ये 1 लिखा है, ध्यान से देखना, बाद में रिपीट नहीं करवाना। हमने 1 से स्टार्ट किया, कॉर्नर पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये कॉर्नर था और ये एंड कॉर्नर है, तो ये एक बार हमने लिखा, इस लाइन में 2 बार लिखा, इस लाइन में हम 3 नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे लिखना है 2 और फिर कॉर्नर पे लिखना है हमें 1। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे नंबर हम लिख रहे हैं, तो बाद में देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ये, या इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा ये, क्योंकि ये भी साइड ठीक है, लेंथ इसकी भी बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पे 1 लिखना है हमें। अब ये नंबर और ये नंबर के बीच में नंबर आएगा, तो इन दोनों का एडिशन हो रहा है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर ये नंबर और ये नंबर के बीच में ये नंबर आएगा, तो यहाँ पे एडिशन आएगा 3, और फिर यहाँ कॉर्नर पे 1 लिखना है। फिर से हमने 1 से स्टार्ट किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4। फिर कॉर्नर पे 1 लिखना है, और फिर हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो अगर हम ये ज्वाइन करेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। तो ऐसा इन्होंने बताया कि ये ट्रायंगल बन जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें और आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा कॉर्नर में 1, जगह नहीं है मेरे पास तो 1, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6 और फिर 1, ऐसे आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये जो आया ये 1, तो फिर इन्होंने क्या बताया, ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की पावर 0, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1। फिर x प्लस वाई की पावर 1, तो यहां से अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई। फिर नया एक फॉर्मूला, इसके बाद अगला लाइन में x प्लस वाई का स्क्वायर। ये सिमिट्री बता रहा हूं मैं, ये जो इन्होंने ट्रायंगल बनाया, ये बाद में ये किससे मैच किया, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार तो इसका फॉर्मूला तो हमें आता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 1, 1 2 1। ये जो स्पेशल नंबर्स हैं 121, 1331, 146, 641, ये जो नंबर्स हैं ये स्पेशल नंबर्स हैं। ये इसके फॉर्मूले में ये कोएफिशिएंट्स में यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 आ रहा है और यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे तो एक ही नंबर आएगा, ये तो पावर 0 है। फिर अगर हम क्यूब ओपन करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो देखो इससे मैच करेगा। सबसे पहले क्या आता है, एक्स क्यूब, तो उसके आगे 1 लिखा रहता है। फिर आता है 3x स्क्वायर वाई, तो उसके आगे 3 लिखा रहता है। फिर आता है 3x वाई स्क्वायर, तो उसके आगे 3 लिखा रहता है, और फिर आता है वाई क्यूब। मतलब ये जब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो उसके बाहर क्या नंबर लिखे होंगे वो ये हमें बताता है।
ठीक है, तो ये ऐसा कुछ तो उन्होंने एनालॉजी दिया था, ये नंबर्स को ऐड करते जाओ तो नीचे नंबर्स आते जाएंगे, ये एक एनालॉजी दिया। ये बाद में इससे मैच कर रहा था। ये जब हम इसको ओपन करने, ये फॉर्मूला बनाना बहुत ही सिंपल है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल जैसे हम बचपन में करते थे, तो ये आ जाता है बाद में। ऐसे ही इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको फिर से एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएंगे कोएफिशिएंट। फिर इसका जो भी आंसर है उसमें एक्स प्लस वाई से एक और बार मल्टीप्लाई करो, तो कोएफिशिएंट्स में ये मिलेंगे तुमको एज इट इज। तो यहाँ पे क्या होगा अब? अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी देखो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, इसमें मिडिल में एक ही नंबर आ रहा है, तो ये नंबर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इसको इधर से देखो या इधर से देखो सेम ही नंबर मिलेगा। यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 11, यहाँ से भी 11, इस साइड से देखोगे तो 121, इस साइड से देखोगे तब भी 121, यहाँ से देखोगे तो 1331, यहाँ से देखोगे तब भी दिखेगा 1331। ऐसे ही इसको देख लो, 14641, यहां से देखोगे तो 14641, सेम इसको देखो, इधर से देखने पे भी वही दिखेगा, इधर से देखने पे भी वही दिखेगा। अब तुम इसको देखो, y121, तो कहने का मतलब ये जो भी फॉर्मूले हैं ये सिमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, स्टार्टिंग से और लास्ट से बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ऐसा लग रहा है एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो तो ये इसका फॉर्मूला, इसका मतलब ये वाला इधर से देखने पे बन जाएगा। तो बहुत सारी सिमेट्री है इसमें, एक एक करके हम सारी सिमेट्री देखेंगे। पहले तो ये नोट कर लो, पास्कल्स ट्रायंगल के नाम पे ये नोट कर लो, इतना। इसके आगे और एक्सटेंड होगा, ये डॉट 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 लगा देता हूँ, इसके आगे चलता रहेगा, तुम लोग अपने आप बनाते रहना, जितना भी लंबा बनाना है बना सकते हो। ये मैंने बनाया है 1 2 3, एक्स प्लस वाई की पावर 4, एक्स प्लस वाई की पावर 5, नीचे 6 7 8 9 10 11 12 बनता रहेगा ये ऐसे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें एक चीज देखते हैं। चलो इसको स्लाइड चेंज कर देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो वापस आएंगे इस पे। अच्छा ये देखो जरा, x प्लस वाई का स्क्वायर, ध्यान से देखना जरा इसको, इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमने मल्टीप्लाई करके बचपन से याद कर लिया है। फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके बचपन से याद कर लिया है। अच्छा, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज पता चलेगी, इसमें सिमेट्री है। देखो सबसे पहले आ रहा है 1, कॉर्नर पे आ रहा है 1, इन दोनों का एडिशन आ रहा है इधर, मतलब सॉरी इन दोनों का एडिशन तो नहीं, पर ये कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं कहां से? पास्कल्स ट्रायंगल्स से। और ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो किस टाइप से आ रहे हैं? देखो पहला वेरिएबल है x, तो पहले एक्स स्क्वायर आया, हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, फिर x की एक पावर कम हुई तो y को मिल गई, और फिर y को दोनों पावर मिल गई, x की और एक कम हो गई। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर x से हमने स्टार्ट किया है, पहले 2 पावर है इसके पास, या ऐसे समझो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, x और y 2 पर्सन है, तो पहले दोनों ऑब्जेक्ट हमने x को दे दिए। एक पॉसिबिलिटी, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हमने x को दे दिए। फिर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट x को दिया, एक y को दिया, मतलब x से एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, y को दे दिया, टोटल तो 2 ही ऑब्जेक्ट है, 1 + 1 2। फिर हमने x से दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले लिया, y को दे दिया, तो दोनों ऑब्जेक्ट y को मिल गए। सेम लॉजिक से यहाँ देखो, x को हमने 3 ऑब्जेक्ट दिए, फिर एक ऑब्जेक्ट हमने x से ले लिया, तो x के पास 2 ऑब्जेक्ट बच गए, y को एक दे दिया। फिर x से हमने और एक ऑब्जेक्ट ले लिया, y को दिया, तो y के पास 2 गए ऑब्जेक्ट।
फिर हमने तीनों y को दे दिए। सेम लॉजिक से अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो बहुत ही ईजी है। पहले चारों ऑब्जेक्ट हमने x को दिए, फिर एक ऑब्जेक्ट हमने x से ले लिया, y को दे दिया, फिर एक और ऑब्जेक्ट हमने x से लिया, y को दे दिया, फिर एक और ऑब्जेक्ट हमने x से लिया, y को दे दिया, और फिर एक और ऑब्जेक्ट हमने x से ले लिया, y को, सारे ऑब्जेक्ट मिल गए। तो इतने केस बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब अगर हमें 4 ऑब्जेक्ट 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो ये 5 केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि चारों ऑब्जेक्ट x को दे दो। दूसरा केस ये हो सकता है कि 3 ऑब्जेक्ट x को दे दो और y को एक ऑब्जेक्ट दे दो। सेम लॉजिक से अगर हम बनाना चाहें x प्लस वाई की पावर 5 तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर क्या आएंगे वो देख लो। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन आएगा 4, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन आएगा 6। ये पास्कल ट्रायंगल से लिख रहा हूं मैं। इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो पहले पांचों ऑब्जेक्ट x को दे दो, फिर एक ऑब्जेक्ट x से हमने ले लिया, y को दे दिया, फिर एक और ऑब्जेक्ट हमने x से लिया, y को दे दिया। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा 5, फिर इन दोनों का एडिशन आएगा 10, फिर इन दोनों का एडिशन आएगा 10। एक ऑब्जेक्ट और x से ले लिया, y को दे दिया हमने, फिर इन दोनों का एडिशन आएगा 5, x से एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, y को दे दिया, और फिर लास्ट में आएगा 1। सेम लॉजिक से आगे हम बना सकते हैं। तो सेम लॉजिक से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर n। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये जिनको हम पास्कल ट्रायंगल से मैजिकल नंबर्स बोल रहे हैं, ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? तो ये नंबर्स कहाँ से आते हैं वो ध्यान से सुनना जरा। हमारे पास, पहले सिंपल से बताता हूं मैं आपको, यहां से बताता हूं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से हमें दोनों y को देने हैं, सॉरी दोनों x को देने हैं। तो एक ही तरीका है, दोनों ऑब्जेक्ट उठाओ और x को दे दो। ये मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ, ये नंबर्स, मैजिकल नंबर्स कहाँ से आते हैं। ये पास्कल ने कहाँ से दिमाग लगाया, मैजिकल नंबर कहाँ से बनाएंगे? वो उन्होंने तरीका बताया, ऊपर से ऐड करते जाओ तो वो नंबर बन जाता है और ट्रायंगल टाइप का बन जाता है। पर ये और मैजिकल नंबर्स हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें x को देने हैं, तो एक ही तरीका है हमारे पास, दोनों ऑब्जेक्ट उठाओ और x को दे दो, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। कितने तरीके से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो यहाँ पे आता है। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट x को देना है और एक ऑब्जेक्ट y को देना है यहाँ पे, तो दो तरीके हैं। पहला, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट x को दे दो, दूसरा वाला y को दे दो, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि दूसरा ऑब्जेक्ट x को दे दो, पहला ऑब्जेक्ट y को दे दो। तो दो तरीके हैं हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करने का? एक ऑब्जेक्ट x को देना है, जो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो ये बता रही हैं कि कितने ऑब्जेक्ट x को मिले और कितने y को मिले। ठीक है, y को दो ऑब्जेक्ट देने तो एक ही तरीका है। सेम लॉजिक से यहाँ पे देखो, x को तीनों ऑब्जेक्ट देने तो एक ही तरीका है, इसलिए यहाँ पे कॉर्नर्स में 1 आ रहा है। अब दो ऑब्जेक्ट x को देने और एक ऑब्जेक्ट y को देना है, तो मैन्युअली काउंट करोगे तो 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस कौन से बनेंगे? y को हमने पहला वाला ऑब्जेक्ट दिया, बाकी दोनों x को दे दिए। दूसरा केस, y को हमने दूसरा वाला ऑब्जेक्ट दिया, पहला और तीसरा x को दे दिया। तीसरा केस, y को हमने तीसरा वाला ऑब्जेक्ट दिया, पहले दोनों x को दे दिए, क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। सेम लॉजिक से यहाँ पे बनेगा, सेम लॉजिक से ये नंबर्स आएंगे। तो सेम लॉजिक से इसको हमें ओपन करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले सारे ऑब्जेक्ट हमने दे दिए x को, फिर एक ऑब्जेक्ट x से हमने ले लिया, तो यहाँ पे बच गए n-1, एक ऑब्जेक्ट हमने y को दिया। अब वो कौन सा एक ऑब्जेक्ट हमने y को दिया वो बताने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें एनसीआर हमारी मदद कर देगा। हमने ऊपर पढ़ा था एनसीआर, जिसको नाम हमने दिया था बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और उसको हमने नाम बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसीलिए दिया था क्योंकि वो बाइनोमियल थ्योरम में कोएफिशिएंट का काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो NC0 लिख सकते हो, उसकी वैल्यू 1 होती है, हमें ऑलरेडी पता है। फिर x से हमने एक ऑब्जेक्ट और ले लिया और y को दे दिया, तो y के पास हो गए दो ऑब्जेक्ट। कौन से दो ऑब्जेक्ट y को मिले ये हमें बता देगा NC2। इतने तरीके से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सेम लॉजिक से लास्ट में क्या आ जाएगा? NCn y की पावर n। तो ये हमारा बन गया बाइनोमियल थ्योरम। और ये जो बाइनोमियल थ्योरम हमने बनाया है, इसमें हमने एक कंडीशन अप्लाई की है। वो कंडीशन क्या है? n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर।
क्योंकि n को हमने क्या बनाया, ये NC0 NC1 हमने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि n को हमने क्या माना है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर n को हम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मानते हैं, या फिर ऐसे बोलूं मैं, या फिर ऐसे बोलूं मैं, ये नंबर सारे इंटीजर हैं, तो वो तभी हो सकते हैं जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो n पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी ये थ्योरम काम आएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए होगे आप। तो इस तरह से हम किसी का भी फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। हमने बचपन में क्यूब तक याद किया है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए क्या? तो ये इसको हम क्या नाम देते हैं, इसी का नाम होता है, दिस इज नॉन एज, नीचे लिख लेना फिर, दिस इज नॉन एज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, पिछला वाला स्लाइड आपने ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये पास्कल ने, क्योंकि ये कुछ तो एनालॉजी बना के दिया था, इसलिए वो जो ट्रायंगल था बाद में पास्कल ट्रायंगल के नाम से फेमस हो गया, और ये नंबर्स बाद में हमारे किस में काम आए, बाइनोमियल थ्योरम में काम आए। ठीक है, तो ये मैजिकल नंबर्स हैं, तो ये हमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएंगे, कितने तरीके से ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बाइनोमियल की लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, और इसी चीज को अगर हम P&C परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में बोलेंगे, तो वो लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन विच फर्स्ट पर्सन गेट 4 ऑब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन गेट 1 ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 5। तो फिर उसमें हमें ऐसे लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में बोलते हैं तो उस चैप्टर का नाम होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और अगर ऐसे वेरिएबल्स के टर्म्स में बोलते हैं तो उसका नाम होता है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसलिए दोनों चैप्टर क्या रहता है, लिंक रहता है, उसी को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, और उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो तो उसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, आप लिखते रहो इसको, मैं बोलता रहता हूँ। ये क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम में ये यूज हो रहा है, इसलिए इसका एक नाम होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन इसका एक नाम होता है क्योंकि हम इससे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एन में से आर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनसीआर। बस कंडीशन इसमें क्या है, कंडीशन इसमें ये है कि एन क्या होना चाहिए, एन यहाँ पे हमारा होना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि कल आपने डाउट पूछा था कि फैक्टोरियल का क्या होगा, तो फैक्टोरियल एक्चुअली वो डिफाइन ही नहीं होता है। अगर यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर नहीं लिया ना, तो फैक्टोरियल डिफाइन ही नहीं होता है। और ये जो हम एनसीआर डिफाइन कर रहे हैं, अभी मैं इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा अच्छे से, आप सुन लो। एनसीआर क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं, तो एन को हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो इसमें इस तरह के डाउट नहीं पूछना कि अगर एन की वैल्यू, सर एन की वैल्यू अगर पॉइंट में हो गई तो क्या करेंगे, ये आपको खुद ही समझना चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट में कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो भी नहीं हो सकते, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव भी नहीं हो सकते, इसलिए एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी ही चाहिए, क्योंकि हम एन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ये इलॉजिकल हो जाएगा। और नीचे जो नंबर यूज कर रहे हैं वो आर है, तो आर भी इंटीजर होना चाहिए। आर मतलब क्या है, आर मतलब है कितने ऑब्जेक्ट्स हमें पेयर बनाने हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, वो है एन, और आर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आर भी इंटीजर होना चाहिए और एन भी इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज वो इलॉजिकल हो जाएगा, एनसीआर ही इलॉजिकल हो जाएगा। मेघराज ने ऊपर एक डाउट पूछा है, डाउट को अभी, सारे डाउट्स अभी होल्ड पे रखो, अभी जब तक ये मैं पूरा नहीं बता दूं तब तक ये सब होल्ड पे रखो, उसके बाद डाउट बचेगा तो पूछ लेना। ठीक है, नोट कर लिया है ये आपने, तो ये लिख लिया नीचे, दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। अभी इसमें हम कुछ चीजें नोट करके लिखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें नोट करके लिखेंगे इसमें हम, इसमें हमें बहुत सारी सिमिट्री मिली थी। तो फर्स्ट नोट हम ये लिखेंगे कि फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड, for NCR to be defined, n belongs to natural number, comma r belongs to whole number। r की वैल्यू जीरो हो सकती है, वो चलेगा, NC0 ले सकते हैं हम, पर होल नंबर में होनी चाहिए। और क्या है, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। उल्टा नहीं हो सकता कि बोले 5 ऑब्जेक्ट दिए हैं और 6 के कॉम्बिनेशन बनाओ, मतलब वो इलॉजिकल जैसी चीजें हो गई कि 5 ऑब्जेक्ट में से 6 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो r तो छोटा ही होना चाहिए ना। हाँ, 5 में से 5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो बात सही है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि n छोटा हो जाए और r बड़ा हो जाए। तो ये एक नोट हो गया, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, पहले अच्छे से समझ लो, बाद में फिर सब लिख लेना।
अब दूसरा नोट पे हम आते हैं, तो दूसरा नोट क्या होगा, दूसरा नोट ये होगा, अभी जो हमने देखा, अभी जो हमने थ्योरम देखा है x प्लस वाई रेस टू दी पावर n, उसमें हमने वहां पे लिख लिया कि n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, वो तो सही है। तो अब इसमें देखो, जो स्टार्टिंग के कोएफिशिएंट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि एन सी आर इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है। मतलब क्या है, कोएफिशिएंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, जो अभी हमने देखा था पास्कल्स ट्रायंगल में, वही लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंड आर इक्वल। एग्जाम्पल एन सी जीरो स्टार्टिंग वाला है और एन सी एन लास्ट वाला है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एन सी वन और लास्ट वाला है एन सी एन माइनस वन, दोनों इक्वल होंगे। फिर ऐसे सेम लॉजिक से एन सी एन देखोगे तो वो एन सी एन माइनस टू के इक्वल होगा, एन सी थ्री देखोगे तो वो एन सी एन माइनस थ्री के इक्वल, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर से बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखो या एंड से देखो, कोएफिशिएंट्स इक्वल ही दिखते हैं हमको, ठीक है। ये दो नोट लिख लो, फिर थर्ड नोट पे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट नोट देख रहे हैं, नोट नंबर 3। इन ईच टर्म सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स, दैट इज एन। एन को इंडेक्स बोलते हैं। कोई भी टर्म उठा के देखो, वेरिएबल्स हमारे पास थे एक्स और वाई की पावर्स को ऐड करोगे तो एन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट हमें देने हैं, कुछ हमने एक्स को दिए, कुछ हमने वाई को दिए, तभी तो हमने वो सिमिट्री बनाई थी, ठीक है। यहां तक हम समझ गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट नोट में हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट नोट में हम ये देख रहे हैं, मान लो इसमें ऐसा हुआ, हमने ये लिखा y प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। इसको अब हम एक बार ओपन करते हैं। सर थर्ड पॉइंट फिर से, अब भूल जाते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बता के आया हूं मैं, वही लिख रहे हैं हम नोट में जो भी बताया। ये देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, एक ऑब्जेक्ट एक यहाँ से ले लिया तो इसको दे दिया, तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स का एडिशन तो कितना होगा, 3 ही होगा ना, तो यहाँ पे n ही रहेगा ना। ये देखो, ये इन दोनों को ऐड करो, किसी भी टर्म में ऐड करो तो n ही रहेगा ना, तो वही तो हमने लिखा है, जो पहले हम पढ़ के आए वही लिख रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं, जो पहले मैंने बताया है या पास्कल ट्रायंगल में दिखाया है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे, कुछ पॉइंट भूल ना जाओ आप, इसलिए हम यहाँ पे नोट में लिख रहे हैं, ठीक है। y प्लस एक्स की पावर n, इसको हम एक बार ओपन करते हैं, तो ध्यान से देखना, पहले y है तो y की साइड से ओपन कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, तो y की पावर n, nc0 लिखना है लिख लो, प्लस nc1, अब y से एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, वो x को देना पड़ेगा, प्लस nc2, y से हमने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, अब वो हमने x को दे दिया, सेम लॉजिक से लास्ट में क्या आएगा, ncn और x की पावर n। अच्छा, आप लोगों के पास नोटबुक में ऊपर x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंड है, मुझे स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, आप अपने नोटबुक में अपने आप देख सकते हो। ऊपर हमने इसको ओपन किया था x प्लस वाई की पावर n को, उसको देखो और इसको देखो,
फिर हम कुछ तो सिमिलरिटी बनाएंगे दोनों में। आप अपने नोटबुक में देखो, मैं बार बार स्लाइड चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पे एक सीरीज हमने पहले ओपन की थी, एक ये मैंने बनाई है। दोनों में फर्क क्या है, एक्स वाई को मैंने इंटरचेंज कर दिया, उससे हमें क्या फायदा हुआ वो हम देख रहे हैं। दोनों में देखो कुछ तो सिमिलरिटी दिखेगी। सिमिलरिटी देखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से सिमिलरिटी दिखेगी। देखना जरा ध्यान से, NC0 को हम ये लिख सकते हैं NCN, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था पॉइंट नंबर 2 में, स्टार्टिंग से कोएफिशिएंट और लास्ट से कोएफिशिएंट सेम होते हैं, यस कोएफिशिएंट सेम है, तो इसको NCN लिख लिया मैंने, y की पावर n हो गया। अच्छा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ NCn-1 y की पावर n-1 इंटू एक्स। सेम लॉजिक से इसकी जगह लिख सकता हूँ n-2 y की पावर n-2 x की पावर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ NC0 x की पावर n। अब देखो, अब इसको और पहले वाली सीरीज को मैच करो और फिर मुझे बताओ क्या सिमिलरिटी है दोनों में। आपको दोनों में ये सिमिलरिटी दिख रही होगी, दोनों बिल्कुल सेम सीरीज दिख रही है। यह सीरीज उल्टी है, बस जस्ट उल्टी हुई है वो, पर बिल्कुल सेम है। मतलब 23 लिखा है तो 32 दिख रहा है बस। यस, वेरी गुड। बस ऐसा लग रहा है कि पहले जो सीरीज थी वो इस साइड से लिखी हुई थी, ये टर्म पहले था फिर ये टर्म था, ऐसा। अब इसको बस लेफ्ट टू राइट उल्टा कर दिया गया सीरीज को, पर सीरीज बिल्कुल सेम है। अब आप रिकॉल करो पिछला चैप्टर, पिछला चैप्टर मतलब प्रोग्रेशन, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, उसको रिकॉल करो। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट बताओ। ऐसा आपने किया है सीरीज प्रोग्रेशन में, रिकॉल करो ऐसा क्वेश्चन। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट या फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। मतलब सीरीज का पांचवा टर्म बताओ, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। लास्ट से पांचवा टर्म बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना ऐसा क्वेश्चन। तो उस केस में हम क्या करते थे, अगर एपी होता है हमारे पास, अगर एपी होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले टर्म को पहला टर्म मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर 3 है तो उसको -3 लिख देते हैं, और टीएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। यस, वेरी गुड। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म एज्यूम करते हैं, कॉमन डिफरेंस 3 का -3 हो जाएगा। यस, वेरी गुड, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर वो एपी नहीं है, मान लो जनरल सीरीज है, तो हम क्या करते थे, तो फिर हम कुछ ऐसा करते थे, मान लो जनरल सीरीज होगी, अगर जनरल सीरीज है हमारे पास, और अगर उसमें मान लो, यहाँ पे मैं कुछ तो लिखता हूँ, ये ऐसे ही रफ वर्क है यहाँ से, इसके बाद ये यहाँ तक हो गया जो भी मुझे बताना था। मान लो इन अ सीरीज देयर आर, ध्यान से देखना, इन अ सीरीज देयर आर 100 टर्म्स। ठीक है, एक सीरीज है हमारे पास जिसमें 100 टर्म्स है, T1 T2 अप टू T100। ठीक है, अब मैं बोलूं स्टार्टिंग से दूसरा टर्म कौन सा है, तो क्या बताओगे आप, T2। स्टार्टिंग से तीसरा टर्म T3, स्टार्टिंग से 10th टर्म T10, स्टार्टिंग से 50th टर्म T50, स्टार्टिंग से 79th टर्म T79। ठीक है, ये सब सही है। जो अभी मैंने बोला वो समझ आया क्या आपको? स्टार्टिंग से कोई भी टर्म बताना हो इजीली बता देंगे। अब यही चीज आपसे उल्टा पूछा जाए, मैं पूछ के देखता हूं, आप बता के बताना अगर सही बता पाओगे तो। लास्ट से 27th टर्म कौन सा है बताओ? लास्ट से काउंट करते हुए फर्स्ट टर्म देखोगे तो T100, ध्यान से सुनना जरा। लास्ट से पहला टर्म कौन सा है? T100। लास्ट से दूसरा टर्म 99। ऐसे ही लास्ट से काउंट करते हुए जाओ, और 27th टर्म कौन सा, क्या लिखा होगा? कुछ लोग बता रहे हैं T73 लिखा होगा, कुछ लोग बता रहे हैं T74 लिखा होगा, कुछ लोग बता रहे हैं T72 लिखा होगा। थर्ड और फोर्थ नोट आप नोट कर लो, फिर इस पे हम डिस्कशन करेंगे, जो इतना लंबा चौड़ा आपने मुझे बताया है।
तो ये स्लाइड मुझे चेंज करनी पड़ेगी ये डिस्कशन करने के लिए। कुछ लोग बता रहे हैं T72, कुछ लोग T74 बता रहे हैं, कुछ लोग T73 बता रहे हैं। तो 3 अलग अलग वेराइटीज हैं आंसर की। कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग गलत हैं। तो देखेंगे किसका आंसर सही होगा। ये स्लाइड चेंज करना है मुझे, तो ये दोनों नोट कर लो। 100 से 27 आगे जाएंगे, उल्टी सीरीज लिखेंगे। हाँ तो लिखो और आगे जाओ और फिर जाके बताओ मुझे वहां पे क्या दिख रहा है आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं T72 दिख रहा है, कुछ बोल रहे हैं T73 दिख रहा है, और कुछ लोगों को T74 दिख रहा है। ये नोट कर लिया क्या? स्लाइड चेंज कर दूं मैं? ठीक है, चलो नोट कर लिया। चलो अब मैं यहाँ एक्टिविटी करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहना, ठीक है? मैं काउंट कर, कुछ लोगों ने काउंट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों का आंसर आ गया है 73, कुछ का 72, कुछ का 70। अब मैं काउंट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने क्या पूछा था? लास्ट से 27th टर्म। तो कुछ लोगों ने जुगाड़ बताया, सर इतना काउंट करने की क्या जरूरत है, सीधा 100 माइनस 27 करो। स्पेशल जुगाड़ बताया कुछ लोगों ने, सर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 73। कुछ लोगों ने नहीं सर ऐसा थोड़ी चलेगा, इसमें और एक माइनस कर दो। कुछ लोगों ने बोला सर और एक माइनस कर दो, T72 आंसर आ जाएगा। कुछ लोग बोले नहीं सर एक प्लस कर दो, T74 आंसर आ जाएगा। तो ये अलग अलग जुगाड़ है, सबकी अपनी अपनी जुगाड़। मेरे पास ऐसी कोई जुगाड़ नहीं है, इस तरह की खतरनाक जुगाड़ है मेरे पास तो है नहीं। मेरे पास तो सिंपल सा जुगाड़ है, यहाँ से काउंट कर लो, जो दिख जाए वो आंसर है बस। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3। इस लाइन में 10 नंबर्स हैं और इस लाइन में 10 नंबर्स हैं। 10 और 10 हो गए 20। 20 के बाद मुझे यहाँ 7 नंबर काउंट करने हैं, मतलब इस लाइन के 3 नंबर छोड़ने हैं। तो 3 नंबर छोड़ दिए तो यहाँ से 7 बच गए। एक लाइन में 10 नंबर लिखे हुए हैं, तो 10 और 10 20 और 7 27। तो ये मिलेगा मुझे T74। तो जिनकी ये जुगाड़ थी, पता नहीं कहां से आई जुगाड़, फेल हो गई। जिनकी ये जुगाड़ थी वो भी फेल हो गई, और जिनकी ये बाई चांस जुगाड़ थी वो पास हो गई। मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ से काउंट कर लो। हाँ अब ये जुगाड़ एक है कि 100 माइनस 27 करो, जो भी आंसर आए उसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि उससे ये जुगाड़ मैच कर रही है। तो ये जिसने भी जुगाड़ बताई है उसको सही मान लेते हैं। फिर ये आती कहाँ से, इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो ऐसे ही किसी ने बताई है और ये मैच भी कर रही है, तो इसको सही मान लेते हैं। 100 माइनस 27 करने के बाद एक ऐड कर देना, +1। +1 कर देना, 74 आ जाएगा, और ये मेरा 74 है। ठीक है, समझ गए? क्या समझ गए? कि +1 कर देना बस। तो ऐसा +1 बहुत सारी जगह करवाऊंगा मैं, तो आप बस याद रखते रहो कि +1 करना पड़ता है। ऐसे 8-10 बार मैं +1 करवाया करूंगा आपको, तो मैं आपको याद दिलाया करूंगा, देखो उस दिन +1 किया था हमने, तो आपको याद आएगा हाँ सर किया था।
तो ऐसे ही मैं बार बार आपको +1 करवाऊंगा। 100 माइनस 27 किया तो 73 आया, +1 किया तो 74 आया। चलो अब मुझे लगता है कुछ लोग और अच्छा आंसर बताएंगे। चलो बताना, लास्ट से 19th टर्म बताओ, फटाफट बताओ, लास्ट से 19th टर्म। बचपन में जिसकी मैथमेटिक्स खराब थी तो फिर कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज आंसर सबका सही आना चाहिए। ये सबका आंसर सही आ रहा है, T82। देखो सब सीख गए। 100 माइनस 19 किया 81, और एक +1 फ्री में करना होता है तो 82 आ गया। वो क्यों करना होता है वो समझ पाओगे नहीं तुम, IIT खत्म हो जाएगा फिर भी नहीं समझ पाओगे, पर बस +1 करना होता है। ऐसा बहुत सारी जगह करना पड़ेगा, तो मैं करवाऊंगा बार बार आपको +1। ठीक है, तो ये +1 हो गया, आंसर आ गया T82। ठीक है, हाँ तो ये सब डिस्कशन मैं क्यों कर रहा था आपसे, पिछली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा था, लास्ट से अगर हमें कोई टर्म निकालना होगा तो इतनी सब मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपको पता चल जाए T82 है तो T82 फिर आप निकाल लो। एपी के लिए ये हम नहीं करते हैं, एपी के लिए जुगाड़ बता दिया, जीपी के लिए भी जुगाड़ बता दिया। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो, और फिर कॉमन रेशियो अगर 2 है तो 1/2 मान लो, और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो। ठीक है, सेम लॉजिक से अगर बाइनोमियल है तब भी हम ये नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, तब तो फिर बहुत ही अच्छा काम है, x को y रख दो और y को x रख दो, तो अपने आप सीरीज पलट जाएगी आपकी, और फिर उसको ओपन कर लो। फिर जो भी टर्म पूछा है बता दो, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये लास्ट से टर्म चल रहे हैं, मतलब ये x प्लस वाई की पावर n, इसका जो एक्सपेंशन है उसका जो लास्ट टर्म है वो पहले नंबर पे दिखेगा आपको, और सेकंड लास्ट दूसरे नंबर पे दिखेगा। ऑटोमेटिक सीरीज पलट गई, जैसे ही आपने एक्स वाई को इंटरचेंज किया सीरीज ऑटोमेटिक पलट गई। फिर जोन सा टर्म पूछे वो बता दो, थर्ड पूछे हैं, फोर्थ पूछे हैं, फिफ्थ पूछे हैं, 10th पूछे, 100th पूछे, ऑटोमेटिक सीरीज रिवर्स हो गई। तो फोर्थ नोट में हमने क्या सीखा है, सीरीज को रिवर्स करने का तरीका। क्या तरीका है, एक्स और वाई वेरिएबल को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, लिखो, फोर्थ वाले के नीचे लिखो, सीरीज रिवर्स करने का तरीका, वेरिएबल को इंटरचेंज कर दो। लिखो वहां पे और उसको बॉक्स में बंद कर दो। और ये जो अभी मैं हम मेथड सीख रहे थे ना नीचे सीरीज वाला, ये यूज नहीं करना। ये कब यूज किया जाता है, जब जनरल सीरीज होती है तब। एपी में भी यूज नहीं करते, जीपी में भी यूज नहीं करते, बाइनोमियल में भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये जब जनरल सीरीज होगी, जब कोई जुगाड़ काम नहीं आएगी, तो फिर हम ये करते हैं। 100 माइनस 19 किया और फिर +1 कर दिया, जो भी टर्म आ गया वो हमने निकाल लिया, वो सब करते हैं। ये सब पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्यों +1 किया, कोई फायदा नहीं है उस पर डिस्कशन करके। आप अपने आप जुगाड़ निकालते रहना, क्यों +1 किया है, या कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, बस +1 करना है। क्यों किया है वो आप अपने आप सोचते रहो, सब लोग अपना अपना लॉजिक खुद ही बनाते रहो, क्यों +1 किया है। ठीक है, ये नोट लिख लिया सबने। सीरीज रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, लिख लिया सबने, वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर देंगे, अच्छे से लिख लिया, बॉक्स में बंद कर दिया उसको, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे।
चलो नेक्स्ट नोट नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, कोई बता सकता है काउंट करके? जो सीरीज हमने ओपन की थी x प्लस वाई की पावर n, जिसके लिए हम ये नोट लिख रहे हैं, उसमें काउंट करके कोई बता सकता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे? अभी देखो इतने बचपन में तो जा नहीं सकते, अब आपको सिखाने के लिए क्या मैनुअली काउंटिंग करना भी सिखाना पड़ेगा अब आपको। कुछ लोगों ने प्लस वन कर लिया है समझदारी से, कुछ लोगों का छूट गया है प्लस वन होना, पर प्लस वन करेंगे जरूर। एन प्लस वन, प्लस वन क्यों होता है, कहाँ से होता है, ये आप अपने आप घर पे बैठ के सोचते रहो। कुछ लोग समझदार हैं, समझ गए, जिन्होंने प्लस वन कर लिया है, और जो नहीं समझ पाए वो करो प्लस वन। सर्विस आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप रिफ्रेश करो, अपने नेटवर्क को रिफ्रेश करो, बाकी लोगों का सबका सही चल रहा है। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका, यहाँ तक सब सीख गए। अब हम इसमें लिखने वाले नंबर 6, जनरल टर्म। प्रोग्रेशन और सीरीज में आपने जनरल टर्म निकालना सीखा होगा, तो यहाँ भी हम जनरल टर्म लिखने वाले हैं। सीरीज आपके पास है, जनरल टर्म मुझे बताओ, जिसका सही होगा देख लेंगे फिर। सब लोग जनरल टर्म बताओ क्या होगा। ओके, तो किसी ने नहीं, ओके जनरल टर्म आ गया, एन सी आर एक्स की पावर, हाँ यस, चलो, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और y की पावर r, यस वेरी गुड। और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये हमारा होगा टी आर प्लस वन, यस वेरी गुड, ये टी आर प्लस वन होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए r की वैल्यू है 0, सेकंड के लिए r की वैल्यू है 1, थर्ड टर्म के लिए r की वैल्यू है 2, तो r प्लस वन टर्म के लिए r की वैल्यू होगी r। ठीक है, तो r फ्रॉम 0 to n, ठीक है, लिख लो इसको। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगा तो फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें। आगे का डाउट नहीं पूछना, इतना जो हमने पढ़ा है अभी तक उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।
अपने आप देखो आप कैसे आया एक्स की पावर एन माइनस आर। पहला टर्म देखो आर की वैल्यू 0 रखो, मैच करवाओ उससे। जनरल टर्म लिखने का यही तरीका होता है, पहले अपने मन से कुछ तो लिख लो और फिर मैच करवाओ। आर की वैल्यू 0 रख के देखो, पहले टर्म से मैच करेगा, एक्स की पावर एन वाई की पावर 0। फिर 1 रख के देखो, फिर 1 रखोगे तो n-1 हो जाएगा, फिर 2 रखोगे तो n-2 हो जाएगा। जनरल टर्म लिखने के लिए कोई थ्योरी नहीं होती, कोई मेथड नहीं होता, ऐसे ही कुछ तो लिखो जुगाड़ लगा के, और फिर अगर मैच नहीं करे 3 टर्म तो फिर उसमें देखो कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर उससे ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, तो आगे फिर हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं x। अभी हमने क्या लिया था, x प्लस वाई की पावर n। अब हम ले रहे हैं इसमें x माइनस वाई की पावर n। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, ये भी वही है, x प्लस माइनस वाई, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस को हमने y को दे दिया, तो बहुत ही सिंपल है, ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये कैसे ओपन होगा, एन सी 0, पहले सारे ऑब्जेक्ट्स x को दे दिए, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, माइनस वाई है, प्लस एन सी 1, एक्स से हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और y को दे दिया, y नहीं माइनस वाई को दे दिया। ठीक है, प्लस एन सी 2, एक्स की पावर n-2 माइनस वाई की पावर 2, प्लस लास्ट में क्या आएगा, एन सी एन और माइनस वाई की पावर n। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको और ठीक करके लिख लेते हैं। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई की पावर n इक्वल्स टू एन सी 0 एक्स की पावर n माइनस ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, एन सी 1 एक्स की पावर n-1 इंटू वाई, यहाँ से ये स्क्वायर में चला गया, तो प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n-2 वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला टर्म होता तो y का क्यूब होता, तो फिर माइनस आ जाता एन सी 3 एक्स की पावर n-3 वाई क्यूब। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या आएगा, ये -1 है, -1 की पावर n एन सी एन इंटू वाई की पावर n। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। यस, वेरी गुड। तो पिछला वाला जो हमने अभी पढ़ा था सीरीज x प्लस वाई की पावर n, और ये वाला सीरीज x माइनस वाई की पावर n, दोनों में क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, वही सेम सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। फिर जनरल टर्म लिखोगे तो वही जनरल टर्म रहेगा जो पहले था, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, बस चेंज क्या आ जाएगा, ये अल्टरनेट प्लस माइनस की वजह से ये -1 की पावर r आ जाएगा। 0 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 रखोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिख दो इसको। लिख लिया सबने?
ओके, अब क्या करो, एक सीरीज हमने पहले लिखी थी x प्लस वाई की पावर n, और एक सीरीज अभी लिखी है, दोनों को ऐड करो और ऐड करके क्या आता है वो बताना। आप जब ऐड करने जाओगे, दोनों आपके पास है नोट्स में, जब ऐड करने जाओगे तो पहला टर्म ऐड होगा, दूसरा टर्म कैंसिल होगा, तीसरा टर्म ऐड होगा, चौथा टर्म कैंसिल होगा, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे। ऐड होंगे तो सेम है टर्म्स, तो डबल हो जाएंगे। मतलब पहला टर्म बचेगा यहाँ पे, तीसरा टर्म बचेगा, फिफ्थ टर्म बचेगा, और लास्ट में कौन सा टर्म बचेगा पता नहीं, वो तो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। देखो अपने आप ऐड करके, दूसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ऐसे ही चौथा टर्म ऊपर प्लस में नीचे माइनस में कैंसिल हो जाएगा। पहला टर्म ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, तो ऐड हो जाएगा तो डबल हो जाएगा वो। ऐसे सारे टर्म डबल हो जाएंगे, थर्ड वाला भी डबल हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी डबल हो जाएगा। डबल में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बच गया। देखो ये मिल गया क्या सबको? लास्ट टर्म का कुछ नहीं कह सकते, वो तो एन पे डिपेंड करेगा, कैंसिल होगा कि बचेगा, वो तो डिपेंड करेगा लास्ट टर्म कौन सा है, इवंथ टर्म है, ऑर्थ टर्म है, वो तो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पे। तो लास्ट टर्म जहां तक जाएगा, डॉट 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 का मतलब है अप टू लास्ट पॉसिबल टर्म। किसी को डाउट इसमें कुछ? ये मैं नहीं बता सकता आपको लास्ट पॉसिबल टर्म क्या होगा, मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता सकता हूँ आपको। इसके बाद की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपने आप पता कर लो। मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है और मुझे इतना ही पता है, लास्ट पॉसिबल टर्म जो भी होगा अपने आप वो बच जाएगा, इतना हम दिमाग नहीं लगाएंगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। वो तो जब आप लिखोगे तो अपने आप पता चलेगा कौन सा बच रहा है और कौन सा कैंसिल हो रहा है। जैसे मान लो n की वैल्यू 5 है, तो टोटल टर्म 6 होंगे, तो दूसरा कैंसिल होगा, चौथा कैंसिल होगा, सिक्स्थ कैंसिल होगा, पहला बचेगा, तीसरा बचेगा और पांचवा बचेगा। 135 लिख दो, बस डबल कर दो उसको। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? जितना जरूरी है उतना ही दिमाग लगा लो तो आईआईटी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, अब जिस पे दिमाग लगाना है उस पे लगाओ, इनको एक बार सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करके क्या बचेगा वो बताओ। ठीक है, सही बताया है। फिर डबल हो जाएंगे टर्म्स। अब पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला बचेगा, फिर तीसरा कैंसिल हो जाएगा, चौथा बचेगा, पांचवा कैंसिल हो जाएगा, सिक्स्थ बचेगा, ऐसे अप टू लास्ट पॉसिबल टर्म। ठीक है, इन दोनों को बॉक्स में बंद कर लो, याद कर लेना इसको। तो याद क्या कर लेना, ये तो याद ही हो गया है, तो समझ में आ गया, मतलब वो तो याद ही हो गया।
ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका, सबका हो गया यहाँ तक, टू कॉमन एंड इवन टर्म्स, ठीक है वही सब कुछ है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 + x⁴n, इसका एक्सपेंशन लिखो सब लोग। फिर मैं लिखूंगा तो मैच करना, सबका सही लिखा गया क्या, अभी तो लिखना आ गया होगा सबको, कोएफिशिएंट्स भी याद हो गए होंगे, पावर्स भी याद हो गई होंगी, सब याद हो गया होगा। ठीक है, मैं लिखता हूं तो मैच करवाना। सबसे पहले आएगा NC0, फिर 1 को हमने सारे ऑब्जेक्ट दे दिए तो 1⁴n 1 ही हो गया, फिर प्लस, फिर NC1, 1 में से हमने एक ऑब्जेक्ट कम किया, x को दे दिया तो 1 के ऊपर जो भी पावर है वो सब 1 हो गए, प्लस एक और ऑब्जेक्ट हमने लिया, x को दे दिया तो x के पास 2 हो गए, एक और ऑब्जेक्ट लिया हमने, x को दे दिया, x के पास 3 हो गए, फिर लास्ट में सारे ऑब्जेक्ट ले लिए हमने और x को दे दिए। देखो सही है क्या, फिर इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, आपने उल्टा लिख लिया तो आपका गलत हो गया, फिर सही सीधा करो उसको, जब 1 यहाँ पे है तो सीरीज यही आएगा, उल्टा जब होगा जब x में यहाँ लिखूं और 1 में यहाँ लिखूं, ऐसे आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, 1 यहाँ लिखा है तो 1 के हिसाब से ही सीरीज ओपन होगा, आप ऐसे उल्टा लिख के ओपन नहीं कर सकते, उसमें गड़बड़ ये हो जाएगा, जो तीसरा टर्म है वो फिर कहीं और चला जाएगा, तो जब आपसे पूछा जाएगा तीसरा टर्म बताओ तो आप लास्ट से तीसरा बता दोगे, तो उसमें सब गलत हो जाएगा। इसलिए 1 के अकॉर्डिंग ही सीरीज ओपन होगी। इसमें जनरल टर्म लिख लेते हैं, चलो NCR और x⁴r, ठीक है, समझ आ गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम इस पे, अभी इसमें हम क्या करते हैं, माइनस लगा लेते हैं, चलो इसको ओपन करो। ठीक है, ये भी लिख ही लिया होगा आपने। सबसे पहले आएगा NC0, फिर आएगा माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2x² माइनस NC3x³ प्लस अप टू लास्ट -1⁴n NCn x⁴n। ठीक है, इसका जनरल टर्म -1⁴r NCr x⁴r। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है।
सही है सबका। चलो इनको लास्ट स्लाइड चाहिए, लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं एक बार, देख लो जल्दी से लास्ट स्लाइड। चलो हो गया यहाँ तक सबका। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। तो मान लो ये एग्जांपल लिया हमने 3x² माइनस 1/2x होल रेज टू द पावर 8। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? पहले तो इसमें पूछ लिया मान लो नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ? यस वेरी गुड, आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 8 + 1 यस वेरी गुड, 8 + 1 9। चलो सबका आंसर आ गया है 9। आप लोग जो टाइप करते हो थोड़ी देर में आता है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ और सबका आंसर आने का। चलो नेक्स्ट इसमें क्या पूछ सकते हैं? नेक्स्ट इसमें ये पूछ सकते हैं T7 बताओ। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देख लेना एक बार। पहले मैं लिख के बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना, बाद में अब आपका नंबर आएगा फिर आपको सही से लिखना पड़ेगा। तो T7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, हमें जनरल टर्म याद है। जनरल टर्म क्या होता है? NCR x की पावर n-r y की पावर r। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर बहुत सारे जनरल टर्म हमने याद किए हैं, कौन सा वाला यूज करना है? नहीं, कौन सा वाला नहीं, एक ही जनरल टर्म हमने याद किया, वो ये वाला जो सबसे पहले लिखा था, ओरिजिनल सीरीज। सारी सीरीज वहीं से बनाई है हमने, वो तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको इतनी देर से बनवा रहा था। एक ही याद रखना है आपको बस, ये जो ओरिजिनल सीरीज थी सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी, बाकी सारी सीरीज वहीं से हम प्रैक्टिस कर रहे थे इतनी देर से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, T7 लिखना है तो R की वैल्यू कितनी होगी? 6। N की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 8। N वो होता है जो यहाँ पे लिखा रहता है, ध्यान से सुन लेना, किसी को लिखने में डाउट नहीं होना चाहिए बाद में। N वो होता है जो यहाँ लिखा रहता है, तो N है हमारे पास 8। R वो होता है जो यहाँ जो नंबर है उससे एक कम, तो R हो गया 6, क्योंकि ये 7th टर्म है तो R हो गया 6। X की पावर, X की जगह, X मतलब ये, तो ये कितना है? 3x²। x मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है 3x²। n माइनस r मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है 8 - 6, मतलब क्या हो गया? 2। ठीक है, y मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया, माइनस भी इसमें लेंगे, -1/2x, -1/2x। माइनस वाला लिख के बताया था मैंने आपको ऑलरेडी, माइनस हम सेकंड पर्सन को दे देते हैं, -1/2x। इसकी पावर है r, r है हमारे पास 6। ठीक है, इसको और अच्छा कर लो, और अच्छा करोगे तो 8c6 हो जाएगा आपका 8c2। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा x की पावर 4, ध्यान से देखना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? माइनस इसमें चला गया, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6 मतलब 64, और ये हो जाएगा x की पावर 6। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 8c2 कितना हो जाएगा? दो नंबर ऊपर आएंगे, नीचे आएगा 2, तो 8 × 7 कितना हो गया? 56, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 28। 28 × 9/64, और ये कैंसिल करोगे तो नीचे x² बचेगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है? ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 16, और ये 4 से 7 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 63/16, और नीचे आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा T7। किसी को लिखने में डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप मैंने अच्छे से लिख के बताया है, अच्छे से देख लो एक बार इसको।
एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वो ये अपने मन से दिमाग लगा के इधर उधर से फॉर्मूले लेके नहीं आना। मैंने 3 और सीरीज लिखी थी, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखी थी। यही एक ओरिजिनल फॉर्मूला है जो हर बार यूज करना है आपको, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। एन मतलब जो यहाँ नंबर लिखा है वो, आर मतलब जो टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है उससे एक कम, बराबर है। एक्स मतलब पहला पर्सन है यहाँ पे 3x², दूसरा पर्सन है -1/2x। तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद तो ये कैलकुलेशन किया है मैंने, ये सेकंड लास्ट स्टेप मतलब ये है। ये 8c2 हो गया तुम्हारा 28, ये 9 और ये नीचे का 64 और ये इससे कैंसिल हुआ तो x²। अब ये सब सिंपल कैंसिल वैंसिल थोड़ी बताऊंगा मैं, 4 की टेबल पढ़ के सिखाऊं क्या? 4 × 7 28, 4 × 16 64, ये सब आप अपने आप कर लो। 8c2 आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा, पिछला लेक्चर आपने अच्छे से अटेंड किया होगा। 8c2 सर ने बताया होगा एनसीआर। तो 8c2 आप कैलकुलेट कर लो, 8c2 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 8c2 यहाँ करके बता देता हूँ, ऊपर आएगा 8 × 7, नीचे आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 28। या फिर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ से भी आएगा 28। ठीक है, समझ गए यहाँ तक सब? अच्छा, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं, अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, और एक दो क्वेश्चन बता देता हूं मैं। एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकते हैं, समझ गए वो आप? यहाँ पे जो नंबर लिखा हो उससे एक ज्यादा। फिर कोई टर्म पूछ सकते हैं, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ और ये आंसर आ जाएगा। T7 पूछा, कोई दूसरा टर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसी के हिसाब से कुछ तो आंसर आ जाएगा, निकाल लेना आप। फिर इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो इसमें ये पूछ लिया, टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल है हमारे पास, अच्छा चलो मान लो इसमें ये पूछ लिया, पहले ये कर लेते हैं, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने क्या बताया है, लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सीरीज को पलट देंगे। ठीक है, सीरीज को पलट देंगे तो क्या होगा? सीरीज पलटने का तरीका क्या है? सीरीज पलटने का तरीका ये है, ध्यान से देख लेना। अभी हमें दिख रहा है 3x² प्लस, और ये हो गया -8। यही है अभी हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन। 3x² फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है -1/2x। ठीक है, इसको पलटने का मतलब है, सीरीज को पलटने का मतलब है, इसको फर्स्ट पर्सन बना दो और इसको सेकंड बना दो। लो ये सीरीज पलट गई। क्या करना है? वेरिएबल को बस एक्सचेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन बनाना है, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन बनाना है। अब हमें क्या लिखना है? T3। तो T3 के लिए क्या होगा? n की वैल्यू तो अभी भी 8 रहेगी, 8। एनसीआर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, n कितना हो गया? 8। r कितना है? इससे एक कम, तो वो हो गया 2। अब फर्स्ट पर्सन है -1/2x, इसके ऊपर पावर क्या जाएगा? n -r। n -r मतलब इनका डिफरेंस, मतलब 6। और सेकंड पर्सन क्या है? 3x², इसके ऊपर पावर क्या जाएगा? इसके ऊपर पावर जाएगा ये r, r मतलब 2। ठीक है, आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 28 इंटू 1/64 x की पावर 6 इंटू 9x की पावर 4। यस, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। 9 इंटू ये कितना हो जाएगा? 7
और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 63/16 x की पावर 2। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है, वो बाई चांस सेम आ रहा है, ऐसा होता नहीं है कि सेम आ जाए, वो बाई चांस सेम आ गया तो आ गया। हमें तो तरीके से मतलब है, मेथड से मतलब है। तो अगर लास्ट से लिखवाएंगे तो आप क्या करोगे, सीरीज को पलट दो। सीरीज को पलटने का तरीका क्या है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन बना दो, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन बना दो। ठीक है, जो फॉर्मूला है आपके पास एनसीआर वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आता है फर्स्ट पर्सन की पावर n माइनस आर, सेकेंड पर्सन की पावर r। तो फर्स्ट पर्सन अब ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो इसको उल्टा कर दो बस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया क्या सबका? ठीक है, नेक्स्ट देखें फिर इसमें। चलो नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट नंबर 4। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसमें ये पूछ सकते हैं कि मान लो इसमें पूछ लिया टर्म कंटेनिंग x की पावर 3। कुछ तो ऐसे जनरल क्वेश्चन बना दिया मैंने, ऐसे कुछ कई क्वेश्चन बन सकते हैं। वो टर्म बताओ जिसमें x की पावर 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? टोटल टर्म्स कितने हैं हमारे पास सीरीज में? 9। तो 9 टर्म्स में से वो टर्म कौन सा है जिसमें x की पावर 3 दिखेगा? तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। हम पहले लिखेंगे इसमें जनरल टर्म। जनरल टर्म होता है हमारे पास tr+1। फॉर्मूला वही है एनसीआर, फर्स्ट पर्सन की पावर n माइनस आर, ये याद ही कर लो फॉर्मूला। सेकंड पर्सन की पावर r। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं n। तो n हमारे पास कितना है क्वेश्चन में? n हमारे पास है 8। r हमें पता नहीं है तो r को r रखते हैं। फर्स्ट पर्सन है हमारे पास 3x², इसकी पावर हो जाएगी 8 माइनस आर। सेकेंड पर्सन है हमारे पास -1/2x, ध्यान से देखते रहना, इसकी पावर हो जाएगी r। सीधा जनरल टर्म लिखा हमने, जनरल टर्म से बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जनरल टर्म से बात करेंगे। अगर सेवंथ टर्म, जनरल टर्म ही लिखा था हमने, सेवंथ टर्म पूछा था तो आर को 6 रख दिया, आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन जनरल टर्म से ही सॉल्व होंगे। अब ध्यान से देखना, 8CR, ये तो 3 की पावर हो गया। ठीक है, 3 की पावर अलग हटा देते हैं। 3 की पावर 8 माइनस आर, इसको अलग हटाओ। ये क्या हो गया? -1/2, इसकी पावर r, इसको अलग हटाओ। x से बात करते हैं। x की पावर कितनी है? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस 2r, सही है। x की पावर कितनी है? 16 माइनस 2r। और कुछ पावर यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, तो वो है x की पावर r। तो फाइनली ये जो टर्म है हमारा वो ऐसा दिखेगा हमको, 3 की पावर 8 माइनस आर। सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, इसमें से x अलग कर लिया। ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा इतना, मतलब नंबर नंबर अलग कर लो और वेरिएबल वेरिएबल अलग कर लो। तो वेरिएबल हमारे पास बच रहा है 16 माइनस, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 3r। बराबर, इतना कर लोगे आप। अब देखो क्या पूछा गया है। जनरल टर्म को पहले वेरिएबल अलग कर दो, नंबर अलग कर दो। करने के बाद अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन में पूछा है x की पावर 3 दिखना चाहिए, और हमें दिख कितना आ रहा है x की पावर? 16 माइनस 3r। 16 माइनस 3r दिख रहा है और दिखना चाहिए 3, तो इक्वल्स टू 3 कर दो। तो यहाँ से 3r इक्वल्स टू कितना आ गया? 16 माइनस 13, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया? 13/3। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। हमने इनिशियली क्या डिसाइड किया था नोट नंबर 1 में कि r की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, क्योंकि r क्या है? r है जितने ऑब्जेक्ट्स लेके हमें कॉम्बिनेशन बनाना है वो, तो r पॉइंट में नहीं हो सकता। यहाँ पे सॉल्व करके क्या आया? r पॉइंट में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं इस सीरीज में जिसमें x की पावर 3 हो।
फिर से बोलता हूं मैं, क्योंकि आर पॉइंट में आ गया इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं जिसमें x की पावर 3 आए। दिस सीरीज डज नॉट कंटेन x की पावर 3। अच्छा, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि टर्म बताओ जिसमें x की पावर 3 हो, वो पूछेंगे उस टर्म का कोएफिशिएंट बताओ। ध्यान से सुनना, वो क्या पूछ रहे हैं कि जिस टर्म में x की पावर 3 है उस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है वो बताओ। तो जब वो टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर इसका कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग x की पावर 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो टर्म है ही नहीं मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। नोट हो जाए तो बता देना, किसी को कुछ डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। रिपीट करूं ये वाला स्टेप, तो इसमें से मैंने 8CR ये लिखा है, नंबर अलग करने थे तो 3 को अलग किया तो 3 के ऊपर ये पावर गया, साथ में 8 माइनस आर, यहाँ से -1/2 अलग किया तो उसके साथ ये पावर साथ में आया आर। अब बच गया यहाँ से x की पावर 16 माइनस 2r, और यहाँ से डिनोमिनेटर में बच गया x की पावर r। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया फाइनल पावर। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर मान लो हमसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग x की पावर 4, मान लो 4 पूछा जाए तो बराबर है, सॉल्व हमने कर ही लिया है। जनरल टर्म जो भी आया था हमारा, क्या आया था, tr+1 इक्वल्स टू 8CR 3 की पावर 8 माइनस r -1/2 की पावर r, और x की पावर आया था 16 माइनस 3r। तो हमें x की पावर पता है 16 माइनस 3r, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वो 4 होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3r इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, r इक्वल्स टू 4 आ गया तो यहाँ रख दो। तो ये फिफ्थ टर्म है, अगर टर्म पूछेंगे तो बता देना फिफ्थ टर्म में दिखेगा हमें, और उसका कोएफिशिएंट पूछेंगे तो बता दो, ये r की वैल्यू 4 रख के। तो 3 की पावर कितना है, ये 8 माइनस 4 4, और ये -1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, और x की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना आएगा, ये आप कर सकते हो अपने आप कैलकुलेट। 8C4 कितना हो जाएगा, 8 7 6 5, 4 नंबर ऊपर आएंगे, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, नीचे 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 4 और 2 से ये 8 कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 6 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है, ये इधर आ जाएगा 8, और इसके अलावा कुछ कैंसिल होगा नहीं, बस तो यही हो गया। 7 5 और 81 मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 इंटू 81/8, यही कोएफिशिएंट हो गया x की पावर 4 का। टर्म पूछेंगे तो टर्म पूछ रहे हैं तो टर्म नंबर फिफ्थ है ये, टर्म नंबर पूछेंगे तो आंसर होगा 5, टर्म की वैल्यू, टर्म पूछेंगे तो ये पूरा आंसर होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट पूछेंगे तो ये ब्रैकेट वाला आंसर होगा। फिर से बोलता हूँ, टर्म नंबर पूछेंगे तो वो आएगा 5, टर्म पूछेंगे तो ये पूरा आएगा,
विद वेरिएबल, और सिर्फ कोएफिशिएंट पूछेंगे तो ये ब्रैकेट वाला नंबर नंबर आएगा। कोएफिशिएंट मतलब होता है सिर्फ नंबर नंबर, टर्म होता है ये पूरा वेरिएबल के साथ। टर्म नंबर है 5। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तीनों आंसर मैंने आपको बता दिए। और अगर आर की वैल्यू सॉल्व करने के बाद पॉइंट में आ जाए तो बोल देना ऐसा टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसका कोएफिशिएंट है 0, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, हो गया सबका, समझ में आ गया। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो सारे सॉल्व कर लेना, एक भी डाउट नहीं पूछना। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कांस्टेंट टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। या तो ऐसे पूछेंगे वो टर्म बताओ जो एक्स पे इंडिपेंडेंट है, या फिर ऐसे पूछेंगे कांस्टेंट टर्म बताओ। तो देख लेते हैं, सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। ये हमने कर लिया, इसके बाद ही कहानी स्टार्ट होगी। तो हमारे पास x की पावर है 16 माइनस 3r बराबर है। हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब उसमें x दिखना नहीं चाहिए। x दिखना नहीं चाहिए मतलब x की पावर होना चाहिए 0। जब x की पावर 0 होगी तभी तो ये 1 हो जाएगा। तो जब उसमें x दिखेगा ही नहीं तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ से r इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3r इक्वल्स टू हो गया 16। तो यहाँ से r इक्वल्स टू हो गया 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब हम क्या बोलेंगे इसके बाद, क्योंकि r की वैल्यू पॉइंट में आ गई है तो ऐसा टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। या फिर हमसे पूछा जाए इसकी वैल्यू बताओ, तो कुछ वैल्यू नहीं है इसकी, 0 है वैल्यू। टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू 0। कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं इस सीरीज में। या फिर लास्ट में 0 ऐड करना है तो कर लो, जबरदस्ती उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं तो बता दो उसकी वैल्यू 0 है। और मान लो यहाँ से r की वैल्यू कुछ आ जाती, मान लो, तो यहाँ रख देते, तो जो वैल्यू आती वो बता देते, यही उसकी वैल्यू है। यहाँ r की वैल्यू जब मान लो 2 आ गई तो यहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो, सॉल्व कर लो। ये तो रखने के बाद 0 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आ जाए वही बता दो, वही उसकी वैल्यू है। अब आ ही नहीं रहा है तो उसकी वैल्यू 0, टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो ऑप्शन में लिखा होगा टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, या लिखा होगा वैल्यू 0, दोनों सेम बात है। ठीक है, समझ गए सब। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट। चलो किसी को कोई डाउट नहीं सर, एक कांस्टेंट टर्म वाला एग्जांपल लो। कांस्टेंट टर्म वाला एग्जांपल लो। सर कहाँ से लूँ मैं कांस्टेंट टर्म वाला एग्जांपल?
मैं तो ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल लिया, अभी उसमें आर पॉइंट में आ गया तो आ गया, अभी क्या कर सकते हैं। अभी मैं फिर से कोई एग्जांपल लिखूंगा, उसमें भी आर पॉइंट में आ गया तो फिर क्या आप कहोगे फिर सर किस्मत खराब है सर हमारी, फिर क्या कर सकते हैं। वो तो किस्मत पे डिपेंड करता है। आर की वैल्यू अगर कुछ आ गई इंटीजर में तो यहाँ रख देंगे, हम उसको यहाँ पे रख देंगे तो कुछ तो वैल्यू आ जाएगी उसकी। अब आया ही नहीं, वो तो पॉइंट में आ गया तो जीरो हो गया। एग्जाम्पल तो बस यही एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल कांस्टेंट टर्म वाला। और उसमें कांस्टेंट टर्म आना चाहिए ना, तब तो आपका फायदा होगा ना उसमें। कुछ तो मैं अपने मन से लिख दूं, मान लो, चलो यही लिख देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लिख देते हैं अपने मन से। अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। फाइंड कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/x² होल रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब आपकी किस्मत है। ठीक है, जनरल टर्म लिखते हैं इसका। जनरल टर्म लिखा हमने पहले पहले ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जनरल टर्म लिखा। n की वैल्यू 5 है, r की जगह r। फर्स्ट पर्सन है 2x, इसके ऊपर पावर जाएगा 5 माइनस r। सेकेंड पर्सन है -1/x², इसकी पावर आएगी r। इसको पहले अलग किया, नंबर्स को अलग किया तो यहाँ से 2 अलग हो जाएगा, 2 के साथ पावर आएगा 5 माइनस r। यहाँ से हमने क्या अलग किया, -1 अलग किया, इसकी पावर आएगी r। अब बच गया क्या, x की पावर 5 माइनस r न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x की पावर 2r। तो इसको और ठीक ठाक कर लिया हमने, 5cr 2 की पावर 5 माइनस r -1 की पावर r, x की पावर आ गई 5 माइनस r, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 3r। ठीक है, अब x की पावर कितनी है, 5 माइनस 3r, होनी कितनी चाहिए, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो 3r इक्वल्स टू 3r इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 5। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/3। आपकी किस्मत फिर खराब है, कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा इस सीरीज में, भी कुछ कर नहीं सकते। अभी 2 एग्जांपल ले लिए मैंने। अगर r की वैल्यू कुछ आ जाती, समझो 2 आ जाती, तो यहाँ रख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ 2 रख दो, आंसर आ जाएगा कुछ तो। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहे आईआईटी में, दिमाग लगाने नहीं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको मिलेंगे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें आर की वैल्यू पॉइंट में नहीं आई, कई एग्जांपल्स में पॉइंट में आएगी। तो दोनों, ऐसा नहीं है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो उसमें आपको आंसर बताना है टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर वैल्यू बतानी है 0। क्वेश्चन गलत नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कोई भी जेड का आंसर 0 बताना है, इसमें भी वैल्यू 0 बतानी है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काफी है आज के लिए। जितना हमने आज पढ़ लिया है उतना काफी है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना आराम से। CA2, HA2, CA3, HA3 क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, एक दिन में तो नहीं कर पाओगे आप, वो तो मुझे भी पता है एक दिन में नहीं कर पाओगे, पर करो, चालू करो सॉल्व करना। जितना कर पाओ आज कर लेना सॉल्व, वहां तक डाउट पूछ लेना कल, उसके आगे कल सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट डे डाउट पूछ लेना, फिर नेक्स्ट डे सॉल्व करना। जितना सॉल्व कर पाओ उतना सॉल्व करते रहो। ठीक है, 1.5-2 घंटे में जितना आपका सॉल्व हो जाए, उससे ज्यादा तो आप पढ़ते भी नहीं होगे, एक सब्जेक्ट को इतना ही टाइम दे सकते हो। 1.5-2 घंटे, उसमें जितने क्वेश्चन हो जाए, 15-20 जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वहां तक के डाउट पूछ लेना। ठीक है, फिर आगे के सॉल्व करना। HA3 तक आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने वो बता दिया, तो जहां तक सॉल्व हो जाए वहां तक के डाउट पूछ लेना। ठीक है, इसके आगे कल हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म। ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।